साथी नमस्कार। बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। इस वीडियो के अंदर अभी हम लोग ह्यूमन बॉडी यानी मानव शरीर, इससे रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट 40 क्वेश्चन इस वीडियो में देखने वाले हैं, जो आपके आने वाले एग्जाम से रेलवे, एसएससी, पुलिस एग्जाम और आने वाले सभी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट है। तो वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नया है सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें। चलिए शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पर हमारा पहला क्वेश्चन दिया गया है कि इसकी उपस्थिति के कारण रक्त वाहिका में बहते समय रक्त थक्का नहीं जमता है। देखिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो देखिए करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 नंबर। हिपैरिन की उपस्थिति के कारण से जो है रक्त वाहिका में बहते समय रक्त जो है ये थक्का नहीं बनता है। रक्त को थक्का बनाने वाला विटामिन कौन सा होता है? तो रक्त को थक्का बनाने में जो सहायक विटामिन होता है वो विटामिन के होता है। रक्त में कौन सी धातु पाई जाती है? तो लोहा धातु पाई जाती है। और रक्त का जो लाल रंग होता है वो किसकी उपस्थिति के कारण से होता है? हीमोग्लोबिन के उपस्थिति के कारण से होता है। ठीक है, तो याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन मानव शरीर में न्यूरॉन का हिस्सा नहीं है? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो मानव शरीर में न्यूरॉन का हिस्सा यहाँ पर करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। बोमन कैप्सूल जो है ये न्यूरॉन का हिस्सा नहीं है। ठीक है, और बाकी ये तीनों सेल बॉडी यानी साइटन, डेंड्राइट और एक्सॉन, तीनों यहाँ पर जो है मानव शरीर में न्यूरॉन का हिस्सा है। आगे बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन बैक्टीरिया यानी जीवाणु जनित बीमारी नहीं है? तो देखिए करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, एड्स। एड्स जो है ये जीवाणु के द्वारा नहीं होता है, किसके द्वारा होता है? विषाणु यानी वायरस के द्वारा। याद रखना है। ठीक है, और एड्स की जांच के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? एलिसा टेस्ट किया जाता है एड्स की जांच के लिए। और बाकी ये तीनों मियादी बुखार, हैजा और तपेदिक, तीनों जो है बैक्टीरिया यानी जीवाणु के द्वारा होता है। आगे बढ़ते हैं। चौथा क्वेश्चन दिया गया है, बच्चों को ट्रिपल एंटीजन यानी डीपीटी किस रोग को रोकने के लिए दी जाती है? तो डीपीटी का जो टीका दिया जाता है बच्चों में, तो डिप्थीरिया, कुकुर खांसी और टीटनेस को रोकने के लिए दिया जाता है। ठीक है, याद रखना है, ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। पांचवा क्वेश्चन दिया गया है, रक्त स्राव को रोकने के लिए आमतौर पर किस एल्युमिनियम लवण का प्रयोग किया जाता है? तो रक्त स्राव को रोकने के लिए करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, पोटासियम का जो है प्रयोग किया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। छठा क्वेश्चन दिया गया है, निम्न में से वह रुधिर वाहिका कौन सी है जो जिगर को ऑक्सीजन जनित रुधिर ले जाती है? तो देखिए करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, यकृत धमनी जो है ये जिगर को ऑक्सीजन जनित रुधिर ले जाती है। इसके अलावा धमनी का कार्य पूछा जाए क्या होता है? तो देखिए इसका जो कार्य होता है शुद्ध रक्त को हृदय से पूरे बॉडी में जो है रक्त पहुंचाने का कार्य होता है इसका, धमनी का। और सीरा पूछा जाए इसका क्या कार्य होता है? सीरा का कार्य होता है अशुद्ध रक्त को पूरे बॉडी से हृदय तक लाने का कार्य होता है, ताकि हृदय जो होता है ये रक्त को फिल्टर करता है, फिल्टर करके शुद्ध रक्त को पहुंचाने का कार्य धमनी का होता है। तो याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। सातवां क्वेश्चन दिया गया है, हृदय और उसकी बीमारियों के अध्ययन से संबंधित विज्ञान को क्या कहा जाता है? तो देखिए हृदय और उनकी बीमारियों के अध्ययन से संबंधित विज्ञान जो है कार्डियोलॉजी कहलाती है। क्या कहलाती है? कार्डियोलॉजी। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। आठवां क्वेश्चन दिया गया है, सामान्य वयस्क व्यक्ति के हृदय का वजन लगभग कितना होता है? सामान्य वयस्क व्यक्ति के हृदय का जो वजन होता है वो लगभग 300 ग्राम होता है। ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नौवां क्वेश्चन दिया गया है, प्रतिदिन सामान्यतः हमारे हृदय के कपाट यानी बल्ब लगभग कितनी बार खुलते और बंद होते हैं? तो देखिए प्रतिदिन जो है ये लगभग 1,00,000 बार जो है खुलते और बंद होते हैं। याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। 10वां क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि मानव शरीर की एक अंतःस्रावी ग्रंथि है? तो करेक्ट आंसर ये हो जाएगा, पीयूष ग्रंथि जो है मानव शरीर की अंतःस्रावी ग्रंथि है। आगे बढ़ते हैं। 11वां क्वेश्चन दिया गया है, मानव शरीर में लाल रुधिर कोशिकाओं यानी आरबीसी की कमी को क्या कहा जाता है? तो देखिए आरबीसी की कमी को क्या बोला जाता है? तो ये एनीमिया बोला जाता है। एनीमिया, रक्त की अल्पता हो जाती है उसको एनीमिया बोला जाता है। ठीक है, तो याद रखना है। आगे बढ़। इसके अलावा आरबीसी को रेड ब्लड सेल के नाम से जाना जाता है। इसका जीवन काल कितना होता है? 100 से लेकर 120 दिन का। ठीक है, 100 से लेकर 120 दिन का इसका जीवन काल होता है। डब्ल्यूबीसी की बात करें, व्हाइट ब्लड सेल, श्वेत रक्त कोशिकाएं होती है, रोगों से लड़ने में जो है सहायक होता है डब्ल्यूबीसी। इसका जीवन काल कितना होता है? 1 से 4 दिनों का होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 12वां क्वेश्चन दिया गया है, मानव शरीर में हृदय की धड़कन को उत्तेजित करने वाला हार्मोन कौन सा है? तो देखिए हृदय की धड़कन को उत्तेजित करने वाला जो हार्मोन है
वो है थायरॉक्सिन। ठीक है, याद रखना है क्या है, थायरॉक्सिन है। आगे बढ़ते हैं, 13वां क्वेश्चन दिया गया है, निम्न में से मानव शरीर का वह अंग कौन सा है जो उसमें जल संतुलन के लिए उत्तरदायी है। तो देखिए जल के संतुलन के लिए जो है गुर्दा उत्तरदायी होता है, गुर्दा, ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में गुर्दे का रोग किसके प्रदूषण से होता है। तो देखिए मानव शरीर में गुर्दे का जो रोग होता है, करेक्ट आंसर ये हो जाएगा कैडमियम के प्रदूषण की वजह से होता है। 15वां क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से वह अंग कौन सा है जिसमें पानी, वसा तथा विभिन्न अपचय कैटाबोलिक अपशिष्ट उत्सर्जित होते रहते हैं। तो ये कौन सा है, तो करेक्ट आंसर ये हो जाएगा ब्रिक यानी किडनी है। ठीक है, 16वां क्वेश्चन दिया गया है, निर्जलीकरण के दौरान आमतौर पर शरीर में किस पदार्थ की हानि होती है। तो देखिए निर्जलीकरण के दौरान शरीर में जो है ये सोडियम क्लोराइड की कमी होती है, सोडियम क्लोराइड निर्जलीकरण के दौरान। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, इंसुलिन निम्नलिखित में से कौन सी धातु होती है। इंसुलिन में कौन सी धातु होती है। तो देखिए इसमें जो है जस्ता धातु होता है इंसुलिन में, सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, मानव शरीर का कौन सा हिस्सा पित्तरस को संग्रहित करता है। तो करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, पित्ताशय जो होता है ये पित्तरस को संग्रहित करता है। 19वां नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि सेक्स हार्मोन का स्रावन करती है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो सेक्स हार्मोन का स्रावन जो है एंड्रीनल ग्रंथि करती है, एंड्रीनल, ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 20वां क्वेश्चन दिया गया है, किसी कोशिका की कौन सी कोशिकाओं को कोशिका का पावर हाउस के रूप में जाना जाता है। तो देखिए कोशिका के पावर हाउस के रूप में करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया को जाना जाता है। ठीक है, बी हो जाएगा। नेफ्रॉन निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो देखिए नेफ्रॉन जो है ये ब्रिक से संबंधित है, ब्रिक, ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 22वां क्वेश्चन दिया गया है, हृदय शरीर की ओर रक्त ले जाने वाले रक्त वाहिनियों को क्या कहा जाता है। तो देखिए हृदय से शरीर की ओर रक्त ले जाने वाली रक्त वाहिनियों को जो है ये तो बता ही चुके हैं कि धमनी बोला जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि वृद्धावस्था में लुप्त हो जाती है। यानी बुढ़ापा जो है किस ग्रंथि के खत्म हो जाने की वजह से आती है, मतलब लुप्त होने के कारण से आती है। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, थाइमस ग्रंथि के लुप्त हो जाने के कारण से जो है मतलब वृद्धावस्था में ये ग्रंथि जो है लुप्त हो जाती है। ठीक है, इसके लुप्त होने की वजह से जो है बुढ़ापा आता है मनुष्य में समय से पहले। आगे बढ़ते हैं, थाइमस ग्रंथि जिस हार्मोन को पैदा करते हैं उसे क्या कहा जाता है। तो देखिए उसको बोला जाता है थाइमोसिन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, भोजन को ऊर्जा में बदला जाता है। तो देखिए भोजन को ऊर्जा में माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा बदला जाता है, किसके द्वारा, माइटोकॉन्ड्रिया। आगे बढ़ते हैं, मानव शरीर में ऐसी कौन सी ग्रंथि है जिसका संबंध शरीर के उत्तेजना से है। तो देखिए करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अधिवृक्क ग्रंथि। ठीक है, मानव शरीर में ऐसी कौन सी ग्रंथि है जिसका संबंध शरीर के उत्तेजना से है। तो अधिवृक्क ग्रंथि का संबंध है। ठीक है, उत्तेजना के समय कौन सा हार्मोन अधिक मात्रा में उत्सर्जित होता है। तो देखिए उत्तेजना के समय जो है एंड्रीनल जो हार्मोन होता है ये अधिक मात्रा में उत्सर्जित होता है। निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन स्त्रियों में पाया जाता है। तो देखिए स्त्रियों में जो हार्मोन पाया जाता है वो पाया जाता है एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन, ये स्त्रियों में पाया जाता है। टेस्टोस्टेरोन जो है ये पुरुषों में पाया जाता है। तो याद रखना ऑप्शन बी हो जाएगा। एस्ट्रोजन का स्राव किसके द्वारा होता है। तो एस्ट्रोजन का जो स्राव होता है ग्रेफियन पुट्टिकाओं के द्वारा होता है, ऑप्शन डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा केवल स्त्रियों में पाई जाती है। तो देखिए स्त्रियों में जो पाई जाती है वो है अंडाशय। ठीक है, अंडाशय ये केवल स्त्रियों में पाई जाती है, बाकी ये पुरुष और स्त्री दोनों में, थायराइड, पिट्यूटरी और एडिनाइड। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, यदि किसी सरल लोलक की लंबाई 4% बढ़ा दी जाए तो उसका आवर्तकाल कितना होगा। तो देखिए उसका जो आवर्तकाल होगा वो 2% जो है यहाँ पर बढ़ जाएगा, ऑप्शन बी करेक्ट रहेगा। ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम किस अवधारणा की पुष्टि करता है। तो ऊष्मागतिकी का जो प्रथम नियम है ऊर्जा संरक्षण अवधारणा की पुष्टि करता है। आगे बढ़ते हैं, सूर्य की किरणों की तीव्रता मापने वाले उपकरण को क्या कहा जाता है। तो सूर्य की किरणों की तीव्रता मापने वाले उपकरण को एक्टियोमीटर कहा जाता है। क्या कहा जाता है, एक्टियोमीटर। इसके अलावा
क्रेस्कोग्राफ की बात करें तो पौधों की वृद्धि दर इसके द्वारा मापा जाता है। कैपिलर्स की बात करें तो इसके द्वारा कंपास मापा जाता है। और गैल्वेनोमीटर के द्वारा जो है अति अल्प विद्युत धारा का मापन किया जाता है। ठीक है। वह निषेचन जो मादा के शरीर के अंदर होता है निम्न में से क्या कहलाता है? तो देखिए ये कहलाता है, करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, आंतरिक निषेचन। वह निषेचन जो मादा के शरीर के अंदर होता है क्या कहलाता है? आंतरिक निषेचन। एल्कोहल का उत्पादन किस सूक्ष्म जीव की सहायता से किया जाता है? तो देखिए एल्कोहल का जो उत्पादन किया जाता है ये ईस्ट सूक्ष्म जीव की सहायता से किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। ब्रेड अथवा इडली फूल जाती है, इसका क्या कारण है? तो देखिए इसका जो कारण है वो है ईस्ट कोशिकाओं में वृद्धि। ब्रेड अथवा इडली फूल जाती है, इसका क्या कारण है? ईस्ट कोशिकाओं में वृद्धि। निम्नलिखित में से कौन मानव मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है? मानव मादा जनन तंत्र का भाग यहाँ पर शुक्रवाहिका जो नहीं है। ठीक है। गर्भाशय, डिंबवाहिनी और अंडाशय तीनों जो है मादा जनन तंत्र का भाग है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, पीयूष ग्रंथि से स्रावित होने वाले हार्मोन को क्या कहा जाता है? तो करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, इसको वृद्धि हार्मोन, और इसे मास्टर ग्रंथि के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है। सबसे छोटी ग्रंथि इसको बोला जाता है। और सबसे बड़ी ग्रंथि की बात करें तो यकृत जो होता है ये सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। ठीक है। दांत के रोगों का अध्ययन विज्ञान के किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? तो दांत के रोगों का जो अध्ययन किया जाता है ओडोंटोलॉजी शाखा के अंतर्गत किया जाता है। ऑप्शन ए हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर हमारा आज का क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको कमेंट में बताना है। देखिए क्वेश्चन है, आँख का रोग विज्ञान के किस शाखा के अंतर्गत आते हैं? आँख का रोग विज्ञान के किस शाखा के अंतर्गत आते हैं? ऑप्शन है ऑस्टियोलॉजी, ओडोंटोलॉजी, ऑप्थेल्मोलॉजी या फिर आर्थोपेडिक्स। सही आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, अपने दोस्तों में शेयर कर सकते हैं। और चैनल पर नया है सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें। ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।